आज जब इस देश के अंदर तमाम वो विपक्षी राजनेता तुष्टीकरण के चलते कभी रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, कभी हिंदुत्व के ऊपर जो है ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, एक एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन करने वाले स्टालिन जैसे लोग जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो है ऊट पटांग बोल रहे हैं। दूसरी तरफ भारत मूल का एक व्यक्ति जो आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, वो मुरारी बापू के जो है रामकथा में जाता है और वहां बोलता है कि मैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, मैं आज एक हिंदू की हैसियत से आपके कार्यक्रम में आया हूं। और वही प्रधानमंत्री जब आज भारत आता है तो वो सबसे पहले जो है अक्षरधाम मंदिर में अपने जो है धर्मपत्नी के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचता है। हमारा संस्कार जो है पूरे विश्व को एक परिवार के रूप से देखता है। हमारा जो संस्कार सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करता है। जिस भारत को विश्व सोने की चिड़िया के रूप में जानता था, जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जिस भारत ने सनातन धर्म दिया, जिस भारत ने अध्यात्म दिया, जिस भारत ने जो है विज्ञान दिया, जिस भारत ने शून्य दिया विश्व को, जिस भारत से जो है संस्कृत की उत्पत्ति हुई, जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता था, जिस उस ज्ञान के केंद्र को जो है उन मुगल आक्रांताओं ने जो है ध्वस्त करने का काम किया, आज देश के प्रधानमंत्री सांकेतिक रूप से भारत के गौरव को पूरे विश्व पटल पर चिन्हित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पूरे विश्व का अगर ज्ञान, ऊर्जा और अध्यात्म का कोई केंद्र था, है, रहेगा तो वो सिर्फ भारत है, जिसके परिवार में दो दो लोगों को भारत रत्न खुद ही दे दिया हो। जो लोग भारत के अंदर भारत जोड़ो पद यात्रा करने का स्वांग रचते हों, उन लोगों को आज भारत नाम से आपत्ति है। उनको वो याद आना चाहिए कि जो उनके राजकुमार बचपन में जो है प्लेनों के ऊपर जो है अपना भोज किया करते थे, उनके नानाओं के कपड़े जो है ड्राई क्लीन होने के लिए हवाई जहाज़ों में जो है विदेश जाया करते थे, जब जो है इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी के ऊपर जो है अपना सामान लाद कर चला करते थे। देश भी वही था, लोग भी वही थे, सब कुछ यही था। सिर्फ बदलाव हुआ है नेतृत्व में, बदलाव हुआ है नीति में, बदलाव है नियत में। कि अकबर ने बीरबल से एक लकीर खींच के कहा कि बीरबल जो है इसको ना छूना है ना मिटाना है, इस लकीर को छोटा कर देना है। तो पूरे सभा के अंदर सब क्लूलेस थे। बीरबल ने उसी लकीर के बगल में जाकर जो है एक बड़ी लकीर खींच दी और वो जो पहले खींची हुई लकीर थी वो छोटी हो गई। और मुझे प्रतीत होता है कि आज नरेंद्र मोदी उन तमाम विरोध करने वाले लोगों के आगे एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे तमाम जितने भी विरोध हैं, जितने विरोधाभास हैं, जितने भारत विरोधी ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनके काम के आगे वो स्वतः ही बौने हो जा रहे हैं और भारत अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। मैं कहता हूं कि G20 के नेतृत्व के बाद भारत की जो विकास की यात्रा है और जो भारत के नेतृत्व की क्षमता है वो दुगनी रफ्तार से अधिक से बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं न्यूज टैंक। जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा इवेंट G20 जो कि भारत की अध्यक्षता में हो रहा था, आज समाप्त हो रहा है। आपको समझाएंगे कि आसान भाषा में G20 इवेंट से क्या भारत को मिला और पूरी दुनिया को क्या संदेश भारत ने दिया। हमारे साथ पूरी चर्चा में बात करने के लिए जुड़े हुए हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आसान शब्दों में कि जनता के लिए G20 इस बार क्यों खास था। सबसे पहले वेद शर्मा जी, न्यूज टैंक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऋषभ। और जिस विषय को लेकर आज आप बात कर रहे हैं कि G20 के भारत के नेतृत्व के क्या मायने हैं और जिस प्रकार से हर साल इसका नेतृत्व परिवर्तन होता है, अब अगले साल इसका नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो इसके भारत को क्या मायने। आज देखिए, जो लोग भारत के अंदर रहकर जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं वो मोदी विरोध में कहीं ना कहीं G20 का भी विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके बहुआयामी मायने हैं। इससे देश के अंदर जो आंतरिक राजनीति है उसमें तो एक अलग माइलेज क्रिएट होता ही है, परंतु जो ग्लोबल डिप्लोमेसी की हम बात करते हैं उस पे इसके बहुआयामी जो है फ़ायदे नज़र आते हैं। इसमें भारत की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत के रूप में मैं देखता हूँ। अब अगर हम पिछले साल की G20 मीटिंग से लेकर इस G20 मीटिंग के अगर हम कुछ डिफरेंसेस के ऊपर बात करें तो हम पाएंगे कि पिछले जो है G20 सम्मेलन में किस प्रकार से रूस को अलग थलग करने की कोशिश की गई रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर, और आज जो है रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर एक कंसेंसस, जो भारत ने एक स्टैंड लिया था उसके ऊपर कंसेंसस बनाने की बात हुई है। और किस प्रकार से जो दिल्ली डिक्लेरेशन को जो है इम्पोर्टेंस मिली है,
किस प्रकार से भारत ने विश्व को एक ऐतिहासिक जो है बायोफ्यूल एग्रीमेंट के लिए राज़ी किया है, जिसमें जो है पेट्रोलियम के अंदर 20% इथेनॉल मिलाने के लिए जो बड़े बड़े राष्ट्र जो है आज भारत के नेतृत्व में साथ आए हैं। उसी प्रकार से मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ परसों राहुल गांधी बेल्जियम में जाकर जो है चीन के कसीदे पढ़ रहे थे, चीन के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के बारे में चीन का महिमा मंडन कर रहे थे, और यहाँ मोदी जी ने आज पूरे विश्व पटल पर जो है भारत, मिडल ईस्ट और जो है यूरोप का एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रस्तावित कर दिया, वो जो है कहीं ना कहीं चीन को चेक एंड मेट करने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूव है। और जो लोग जो है जियो पॉलिटिक्स के जानकार हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ये भारत का सबसे बड़ा, सबसे साहसिक और सबसे बोल्ड मूव है, जो कहीं ना कहीं चीन को एक इस तरीके से काउंटर करता है जो चीन की एक विस्तारवादी नीति है, चाहे वो अफ्रीका के राष्ट्रों में हो, चाहे अमेरिका के साथ उसका जो व्यापार हो, जो ट्रेड डेफिसिट इतना ज़्यादा है, और तमाम जो है यूरोप के राष्ट्रों में जो उसका ट्रेड है, वो चेक एंड बैलेंस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम था। और उसके साथ साथ जो भारत ने अपने नेतृत्व क्षमता के साथ जो आज G20 का नेतृत्व किया, और इन तमाम पहलुओं पर विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स आप देखिए कि कैसे अफ्रीकन यूनियन, 50 से अधिक राष्ट्रों का जो अफ्रीकन यूनियन है उसको जो है एक परमानेंट मेंबर के ऊपर रूप में जो है G20 समूह के अंदर जो है समाहित कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से जो एक भारत की संस्कृति है जो इंक्लूसिवनेस की बात करती है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, तो आज G20 एक ऐसा समूह है जिसमें जो राष्ट्र जो है विश्व की 60% से अधिक अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करते हैं, जो पूरे विश्व को जो है एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो तमाम प्लेटफॉर्म है विश्व के अंदर, चाहे आप ब्रिक्स की बात कर लें, चाहे G7 की बात कर लें, चाहे यूनाइटेड नेशन की बात कर लें, पर आज मुझे लगता है कि उन सबसे आगे जो है G20 क्या कर रहा है, ये किस प्रकार का जो है एक रोड मैप पूरे विश्व को दे रहा है, इसके ऊपर सबकी निगाहें थी। ये एक ऐसा मौका था कि जिसके ऊपर जो है ये जो तमाम राष्ट्र हैं, चाहे वो चीन है, चाहे वो रशिया है, चाहे वो अमेरिका है, ये सब जब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जब ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, तो ये एक नई दिशा देते हैं। और इसी मौके पर जो है चीन चूक गया। चीन अपनी कुंठाओं के चलते जो है इस कार्यक्रम में जो है चीनिया राष्ट्रपति नहीं आए। भारत को कोई नुकसान होगा? भारत को इससे फायदा होगा, क्योंकि भारत को फायदा कैसे होगा? आपने देखा कि चीन की नीयत कितनी खराब है। चीन ने G20 से बिल्कुल पहले एक विवादित नक्शा जारी किया और भारत के क्षेत्रों को अपने में दिखाने का जो है एक दुष्प्रयास किया, और उसके बाद उसको पता था कि भारत का प्रधानमंत्री जो है ऐसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर मौका नहीं छोड़ेंगे उसको जो है आईना दिखाने का। तो उस ह्यूमिलेशन से बचने के लिए चीन ने जो है पिछली गली से निकल लेना ही मुनासिब समझा और अपने प्रधानमंत्री को जो है एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यहाँ भेजने का काम किया। परंतु आज इस कार्यक्रम में भारत ने अपने नेतृत्व में, चाहे वो ग्लोबल फ्यूल अलायंस हो, चाहे वो यूरोप मिडल ईस्ट का कॉरिडोर हो, या चाहे दिल्ली डिक्लेरेशन हो, या तमाम उन मुद्दों के ऊपर जिनके ऊपर बड़े सारे लोग इफ्स एंड बट्स लगा के बैठे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा होगा नहीं होगा, कहीं ना कहीं भारत को जो है रशिया के संबंधों को लेकर साइडलाइन करने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा अमेरिका जैसा महाशक्ति भारत के सुर में सुर, ताल में ताल मिलाकर खड़ा था, और आपने देखा कि किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक जो है भारत की शान में कसीदे पढ़ रहा है, कह रहा है कि जो काम 50 सालों में नहीं हो सका वो मोदी सरकार ने 6 वर्षों में कर दिया। अमेरिका का राष्ट्रपति किस प्रकार से जो है भारत का मुरीद हुआ जा रहा है। तो निश्चित रूप से जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो भारत की स्ट्रेंथ है, भारत की स्ट्रेटेजी है, और जो भारत का स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, और उसको ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है। इस कार्यक्रम की सफलता अपने आप में एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है कि जो भारत जो है विश्व गुरु के रूप में जिस प्रकार से अग्रसर हो रहा है उसकी एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में हो रही है। वेद जी, आप ये बताइएगा कि आपने लगभग 2 दशकों से राजनीति देखते आ रहे हो, खास करके जियो पॉलिटिक्स की। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे हैं जो विदेश में जाते थे तो ये कहते थे कि हमारा देश तो काफ़ी गरीब देश है, ऐसे देश से हम आए हैं।
ऐसा देश जो आज 2 दशकों पहले तक इस तरीके से चर्चाएं चलती थी, लेकिन आज ऐसा क्या बदलाव आ गया है कि इतनी ताकत भारत रखता है कि अफ्रीकी यूनियन को एक नया, समझ लो एक नई चेयर वहाँ पे प्रदान कर दी G20 में, और G21 उसको बना दिया। ऋषभ, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। ये 2 दशक नहीं, सिर्फ ये 1 दशक का भारत है। 2014 से ये सिर्फ एक ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व के आने से 130 करोड़ भारतवासियों की ताकत का जो है डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। देश भी वही था, लोग भी वही थे, सब कुछ यही था। सिर्फ बदलाव हुआ है नेतृत्व में, बदलाव हुआ है नीति में, बदलाव है नियत में। आज आप देखिए, इसी देश के अंदर, इसी देश की राजधानी के अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से कॉमनवेल्थ का जो है खेल हुआ था। आपने देखा कि किस प्रकार से जो है कॉमनवेल्थ के अंदर घोटाला हुआ था। आप देश की जनता के जहन में वो चीज़ें अभी भूली नहीं है कि उसमें किस प्रकार से जो है वित्तीय अनियमितता हुई थी, किस प्रकार से घोटाले हुए थे। 6500, आज से 15 साल पहले 6500 रुपए का तो टॉयलेट पेपर खरीदा जाता था। आज वो कांग्रेस के नेता जो चांदी की जो है परत चढ़ी हुई प्लेटों को देखकर उनको गरीब याद आ रहे हैं, उनको वो याद आना चाहिए कि जो उनके राजकुमार बचपन में जो है प्लेनों के ऊपर जो है अपना भोज किया करते थे, उनके नानाओं के कपड़े जो है ड्राई क्लीन होने के लिए हवाई जहाज़ों में जो है विदेश जाया करते थे, जब जो है इसरो के साइंटिस्ट बैलगाड़ी के ऊपर जो है अपना सामान लाद कर चला करते थे। अभी कुछ 4-5 साल पहले की बात है कि कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है सिद्धारमैया जो, और अब के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, वो लोग जो है चांदी के बर्तनों में जो है भोज किया करते थे। अपने शरीर में चढ़ता हुआ उनको जो है भैंसा नहीं दिखे, और जो है दूसरों के शरीर में चढ़ती हुई जो है उनको चींटी दिख जाए। भारत तो एक ऐसा देश है जो अतिथि देवो भव की बात करता है, जो अपने पास ना होते हुए भी मेहमान नवाजी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, हमारे इतिहास प्रसिद्ध हैं। तो जब इस देश के अंदर, देश के नेतृत्व को, भारत को आज विश्व के उन तमाम जो है 19 राष्ट्रों का स्वागत करने का मौका मिल रहा है, तो हम जो है अपनी पूरी माइट के साथ, तन मन धन वचन क्रम के साथ जो है हम अगर अपने अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है। देखिए, क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति के पास या किसी राजनीतिक दल के पास जब वैचारिक दिवालियापन हो जाए, जब उनके पास बोलने के लिए उनके पास कोई विषय नहीं रह जाए, तो इस प्रकार से 2 कौड़ी के जो है ट्रोल की तरह बिहेव करते हैं। आप पिछले 72 घंटे का कांग्रेस का और राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पढ़ लीजिए। आप सोचिए, क्या जो देश के राजनीतिक मुद्दे हैं, जो देश के अंदर आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वो आप जाके किसी तीसरे देश में जो आपका स्टेक होल्डर ही नहीं है, वहां जाकर चर्चा करेंगे। आज देश ये जानना चाहता है कि G20 के समिट में राहुल गांधी और जो राहुल गांधी के जो है बहुत खास हैं शी जिनपिंग, वो दोनों ही नहीं आए। क्या इससे ये संदेश नहीं जाता कि इन दोनों के आपस में कुछ संबंध हैं? देश की जनता जानना चाहती है कि जब इस देश के अंदर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस वक्त जो है राहुल गांधी की पार्टी ने जो है वहाँ की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कौन सा MOU साइन किया। अगर राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने कोई पाप नहीं किया तो वो देश की जनता के सामने वो कागज पत्र लाकर दिखा क्यों नहीं देते कि ये कागज ये था जी, इसमें तो ऐसा कुछ था ही नहीं। देखिए, आज राहुल गांधी और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल है कि वो लोग जो है विचारों के अभाव में, विषयों के अभाव में ट्विटर के अंदर मीम बनाने वाली पार्टी हो गई हैं। आज राहुल गांधी से एक विश्वेश्वरैया नहीं बोला जाता, उनके मीम दुनिया बना रही है और वो देश के प्रधानमंत्री का मीम बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए, आप चाहे 26 पार्टी का गठबंधन बना लीजिए, चाहे 36 पार्टी का गठबंधन बना लीजिए, जब तक आपका गठबंधन देश की जनता के साथ नहीं होगा, लोकतंत्र में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और नरेंद्र मोदी ने जो गठबंधन किया है वो इस देश की जनता के साथ किया है। आज राहुल गांधी की पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में मुश्किल से 17-18% वोट मिला और वो लोग लिखते हैं कि जी विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया, जो है 60% जनमत का अपमान हुआ। तुम क्या 17% वोट लेके 60% का तुम ठेकेदार बने बैठे हो क्या? किसको नहीं मिला? जो है विपक्ष के तमाम नेताओं को उसके अंदर न्योता मिला।
जब आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में बुलाया जाता है तब 1 घंटे में आपकी आंख आ जाती है, परंतु सोनिया गांधी के सामने झंडा फहराने में आपकी आंख नहीं आती है। तो जो लोग राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए, जिनकी आस्था राष्ट्रीय पर्व से ज्यादा एक परिवार की जो है चमचागिरी और चाटुकारिता में है, तो उन लोगों को बुलाकर जो है मुझे लगता है कि क्यों उस कार्यक्रम की जो है व्यवस्था या शोभा को गिराया जाए। तो आज मोदी विरोध में ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी राह पर चल चुकी है जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। वो लोग मोदी विरोध के चक्कर में राष्ट्र का विरोध करने में नहीं चूकते और G20 के नेतृत्व में, G20 कोई प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये 130 करोड़ भारतवासियों के गर्व का एक ऐसा कार्यक्रम है जहां भारत जो है इस प्रकार इस आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व कर रहा है और पूरे विश्व में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और इसमें आपको कंट्रीब्यूट करना तो दूर, आप देश के प्रधानमंत्री का मीम बना रहे हैं। आपको लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता है, पर इतनी भी आजादी नहीं देता कि आप जो है एक सार्वजनिक जीवन की जो मर्यादाएं हैं उसको तार तार कर दें। वेद जी, आपने देखा होगा पूरे G20 इवेंट की कुछ तस्वीरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहीं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जब सुबह स्वागत कर रहे थे तो वहाँ पर कोणार्क जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, उसकी जो है एक पहिया जो उसमें भी लगा हुआ था, उसकी आकृति वहाँ पर थी। जब शाम को राष्ट्रपति जी के साथ में जब वो स्वागत कर रहे थे तब नालंदा विश्वविद्यालय वहाँ पर था, जिसको वर्षों पहले जो है किस तरीके से वहाँ के आए हुए बाहर के लुटेरों ने पूरी तरह से जला करके राख कर दिया। ऐसी तस्वीरें वहाँ पर जो G20 में लगाई गई थी, उसका क्या मायना आपको लगता है कि जियोपॉलिटिक्स पर आप खास? मैं इसको आपको एक कदम और आगे लेके जाता हूं। जब G20 के प्रतिनिधित्व में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो उनके नाम के आगे जो प्लेट लिखी थी उसमें भारत लिखा था। आज देश का प्रधानमंत्री भारत की जो खोई हुई गौरव गाथा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जो भारत का ऐतिहासिक गौरव है, जो भारत का सांस्कृतिक गौरव है, जो भारत की ताकत है, जिस भारत को विश्व सोने की चिड़िया के रूप में जानता था, जिस भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, जिस भारत ने सनातन धर्म दिया, जिस भारत ने अध्यात्म दिया, जिस भारत ने जो है विज्ञान दिया, जिस भारत ने शून्य दिया विश्व को, जिस भारत से जो है संस्कृत की उत्पत्ति हुई, जिस नालंदा विश्वविद्यालय को जो है पूरे विश्व के अंदर ज्ञान का, ऊर्जा का केंद्र कहा जाता था, उस ज्ञान के केंद्र को जो है उन मुगल आक्रांताओं ने जो है ध्वस्त करने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री सांकेतिक रूप से भारत के गौरव को पूरे विश्व पटल पर चिन्हित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पूरे विश्व का अगर ज्ञान, ऊर्जा और अध्यात्म का कोई केंद्र था, है, रहेगा तो वो सिर्फ भारत है। और जो लोग आज भारत और जो है क्या नाम है इंडिया के ऊपर जो ये बवाल काट रहे हैं, मेरा उनसे जो है अनुरोध है कि आप एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ें। उसके अंदर पहले पृष्ठ पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत। और जिन लोगों को भारत शब्द जो है बोलने में जो है मुश्किल प्रतीत होता था, उन लोगों ने भारत को कैसा देखा? उन लोगों ने भारत को जो है इंडस सिविलाइजेशन से कनेक्ट करके इंडिया नाम देने का काम किया। पर भारत जो शब्द है, इसकी उत्पत्ति की अगर हम खोज करने जाएं तो आप ऋग्वेद के अंदर जो है इसके जो है तमाम वो रेफरेंसेस पाएंगे। हमारे भारत होने के पीछे हमारी जो है सांस्कृतिक, हमारी सभ्यता है, उसके तमाम रेफरेंसेस हैं। परंतु ये जो इंडिया शब्द है, ये कुछ 100 वर्षों पहले जिन अंग्रेजों ने दिया। अब सोचिए, जिस पार्टी का जनक एओ हयूम हो, उस पार्टी को भारत क्यों पसंद आएगा? पर मेरा सवाल उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से है जिसके परिवार में 2-2 लोगों को भारत रत्न खुद ही दे दिया हो, जो लोग भारत के अंदर भारत जोड़ो पद यात्रा करने का स्वांग रचते हों, और जो खुद ये बोलते हों कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। उन लोगों को आज भारत नाम से आपत्ति है। ये कितनी बड़ी जो है एक दर्दनाक स्थिति है कि आज आपको यदि देश का प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोई एक कानून बना के ये कह दे कि जी आपको शौच जाने के बाद आपको जो है हाथ धोने हैं, तो आज विपक्ष की ये स्थिति हो गई है कि वो ट्विटर पे सबसे पहले लिखेगा जाकर कि जी शौच जाने के बाद हाथ धोने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, हम हाथ नहीं धोएंगे। तो आज इस प्रकार का वैचारिक दिवालियापन इन विपक्षी नेताओं के सर पे हावी हो गया है। ये एक देश के
प्राइड का, देश के गौरव का इवेंट था। इसमें आप सबको मिलके जो है इसको सफल बनाने के लिए जो है जी जान से जुटना था। आज आप विश्व के सामने क्या संदेश दे रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस कदर हावी हो गई है कि आप जो है एक गौरव के सम्मेलन के ऊपर आप इस प्रकार की ओछी राजनीति करेंगे। आज दिल्ली का एक जो है नगर निगम सी स्थिति का एक मुख्यमंत्री जिसने ₹1 का एक गमला नहीं लगाया, वो रोज ट्वीट करके जो है G20 में हमने ये कर दिया, G20 में हमने वो कर दिया, इस प्रकार के जो है ओछे जो है फर्जी जो है क्लेम करता घूम रहा है। जी, आपने देखा होगा कि कई प्रधानमंत्री जब आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, उनके राष्ट्राध्यक्ष, कई राष्ट्रपति जो है उनके परिवार के भी कई लोग मिले, पर आपने देखा होगा जब ऋषि सुनक वहाँ पहुँचे तो पीएम मोदी को देखते उन्होंने गले लगा लिया, और वो जो तस्वीर थी पूरी दुनिया उसको जो अलग अलग तरीके से डिकोड कर रही है। आप जो है ऋषि सुनक का ये जो आज का दौरा, चाहे हो अक्षरधाम मंदिर का उनका जाना हो या फिर जो कल उनसे मुलाकात हुई थी प्रधानमंत्री से, कैसे देखते हैं? मैं इस पूरी की पूरी जो है भारत की या प्रधानमंत्री मोदी की एक वैश्विक नेता के रूप में जो वो प्रतिदिन उभर रहे हैं, मैं उनको सिर्फ एक इस फोटो तक सीमित नहीं करता। मैं आपको तमाम उन चीज़ों को दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, आपकी मेमोरी में रिफ़्रेश करना चाहता हूं। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ग्रीस गए थे, वहाँ पे उनका किस प्रकार से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री इजिप्ट गए थे, वहाँ उनका किस प्रकार से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी गए थे, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष ने एयरपोर्ट पे आकर उनके पैर छुए। आप सोचिए, ये पैर छूने की परंपरा सिर्फ हमारे देश में है, किसी और देश में नहीं है। आप सोचिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा किया होगा, उनके मन को, उस देश के लोगों के मन को छूने वाला, झकझोर देने वाला कुछ ऐसा किया होगा कि जब वो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँचा तो उसके पैर छुए गए। आप सोचिए, एक तरफ वो जब पूरे विश्व में कोरोना की महामारी थी, जो है बड़े बड़े विकसित मुल्कों में जिनको बताया जाता था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने तमाम जो है उपलब्धियां हासिल की हैं, उन लोगों के हॉस्पिटल के बाहर लाशों का जो है अंबार लगा हुआ था, और वो लोग जो है उनमें होड़ लगी थी कि हम अपने देश में जो है प्रति व्यक्ति कितने लोगों को वैक्सीन दिलाएंगे। उन्होंने तमाम कंपनियों के मुंह पे पैसे फेंक के मारे थे और बोला था कि हमारे देश को पहले वैक्सीन दीजिए। परंतु वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाला भारत ही ऐसा था। भारत के नेतृत्व में उन तमाम राष्ट्रों को, अफ्रीका के छोटे छोटे राष्ट्रों को जिनकी तरफ कोई मुड़ के नहीं देख रहा था, उन तमाम राष्ट्रों को जो है वैक्सीन मैत्री उपलब्ध के माध्यम से जो है हम लोगों ने उनके बीच पहुंचने का काम किया। वो तमाम राष्ट्र जो है दैवीय आपदा झेल रहे थे, उनके पास सबसे पहले अगर कोई मदद पहुंचाने का काम कर रहा था तो वो भारत कर रहा था। आपने हाल में ही देखा कि तुर्की, जिसको आज तुर्की कहा जाता है, उसके अंदर कितनी भारी आपदा आई, कितनी भारी जो है प्राकृतिक आपदा आई। तमाम विषय में उस देश के साथ हमारे मतभेद हैं। कश्मीर में वो हमारा खुल के विरोध करता है, परंतु मानवता को सबसे आगे रख के चलने वाले भारत ने सबसे पहले तुर्की को मदद पहुंचाने का काम किया। तो ये उभरते हुए भारत की ताकत है, और ये ताकत ये हमारे संस्कारों से आती है। हमारा संस्कार जो है पूरे विश्व को एक परिवार के रूप से देखता है। हमारा जो संस्कार सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत् की बात करता है, क्योंकि सनातन सबका भला हो इसकी बात करता है। हमारा सनातन सिर्फ एक का भला हो की बात नहीं करता। आज जब इस देश के अंदर तमाम वो राजनेता, तमाम वो विपक्षी राजनेता तुष्टीकरण के चलते कभी रामचरितमानस को गाली दे रहे हैं, कभी हिंदुत्व के ऊपर जो है ओछी बयानबाजी कर रहे हैं, एक एक बोरी चावल में धर्म परिवर्तन करने वाले स्टालिन जैसे लोग जो है हिंदू धर्म के ऊपर जो है ऊट पटांग बोल रहे हैं, ए राजा जैसे लोग हिंदू धर्म के ऊपर जो है किस प्रकार की गंदी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत मूल का एक व्यक्ति जो आज ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, वो मुरारी बापू के जो है रामकथा में जाता है और वहाँ बोलता है कि मैं एक प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, मैं आज एक हिंदू की हैसियत से आपके कार्यक्रम में आया हूँ। और वही प्रधानमंत्री जब आज भारत आता है तो वो सबसे पहले जो है अक्षरधाम मंदिर में अपने जो है धर्मपत्नी के साथ दर्शन करने के लिए पहुंचता है। तो आज आपको गर्व करना चाहिए। आप जिस संस्कार में आए, जिस संस्कार में पैदा हुए, जिस धर्म, जिस संस्कृति में आप आए हैं, आपको उसको गर्व करना चाहिए। आज पूरा विश्व जो है एक तरफ भारत की ओर टकटकी लगा के देख रहा है, और ये तभी संभव है, इस देश में बहुत बड़े अर्थशास्त्री इस देश के प्रधानमंत्री थे। पर आपने देखा इस देश का क्या हाल था। देश का रक्षा मंत्री कहता था कि जी हाँ, पेड़ में कोई पैसे उगते हैं क्या, और आज वही देश है। सिर्फ एक नेतृत्व तो परिवर्तन हुआ, देश वही है। देखिए, अगर हमें आज देश के अंदर परिवर्तन लाना है तो हमें देश बदलने के लिए पेड़ पौधे, धरती, आसमान, नदी, नाले नहीं बदलने,
हमें बदलना है तो अपनी सोच को बदलना होगा। और नरेंद्र मोदी ने इस देश के अंदर नेतृत्व की सोच को बदला है, देश की जनता के सोच को बदला है, तभी आज भारत का जो है इस प्रकार का सम्मान विश्व पटल पर हो रहा है। और भारत उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग मुझसे पूछते हैं, कल मैं काठमांडू में था, वहां के बड़े पत्रकारों ने पूछा कि G20 के बाद अब भारत क्या होगा। मैं कहता हूं कि G20 के नेतृत्व के बाद भारत की जो विकास की यात्रा है और जो भारत के नेतृत्व की क्षमता है वो दुगनी रफ्तार से अधिक से बढ़ेगी। और भारत की नेतृत्व क्षमता का जो विश्व आज लोहा मान रहा है, अब पूरा विश्व भारत के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा और सनातन के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। जिन लोगों को सनातन के ऊपर कटाक्ष करना वो करते रहें, क्योंकि हम जो है उनके कटाक्षों से विचलित होने वाले, उनके कटाक्षों से जो है गति को थमने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि सनातन ही एक ऐसा जो है धर्म है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके ऊपर सैकड़ों सालों से तमाम अतिक्रमण हुए, तमाम जो है इसके ऊपर अटैक हुए, उसके बावजूद भी सनातन अपनी हम्बल जो है गति के साथ आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व के अंदर जो है मानवता का, सद्भावना का संदेश दे रहा है और विश्व को एक परिवार के रूप से देखता है। लास्ट मैसेज सिर्फ कि पूरा जो अगर सिनेरियो की बात करें, चाहे भारत के अंदर विपक्ष की तमाम जो है कोशिशें हो मोदी सरकार को बदनाम करने की, और चाहे विश्व लेवल पे जो प्रयास हो रहे हैं भारत को बदनाम करने की, क्या आपको लगता है जितने वो प्रयास वो कर रहे हैं उन प्रयासों से कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि उल्टा उनको ही उल्टा पड़ रहे हैं? देखिए, मुझे अकबर बीरबल की एक कहानी याद आती है आपके इस प्रश्न के पीछे, कि अकबर ने बीरबल से एक लकीर खींच के कहा कि बीरबल जो है इसको ना छूना है ना मिटाना है, इस लकीर को छोटा कर देना है। तो पूरे सभा के अंदर सब क्लूलेस थे। बीरबल ने उसी लकीर के बगल में जाकर जो है एक बड़ी लकीर खींच दी और वो जो पहले खींची हुई लकीर थी वो छोटी हो गई। और मुझे प्रतीत होता है कि आज नरेंद्र मोदी उन तमाम विरोध करने वाले लोगों के आगे एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। आज लोग प्रश्न पूछते हैं कि आज विश्व के अंदर इतनी हेट्रेड, इतना नफरत, इतना सब कुछ चल रहा है, तो सद्भावना का प्रचार प्रसार कैसे होगा? इतनी दुर्भावना के बीच में, इतनी हेट्रेड के बीच में सद्भावना कैसे आगे बढ़ेगी? देश के अंदर भाईचारा कैसे बढ़ेगा? मैं कहता हूं कि विश्व के अंदर आप सद्भावना इतनी ज्यादा बढ़ा दो कि दुर्भावना जो है अपने आप छोटी हो जाए। तो नरेंद्र मोदी जो प्रयास कर रहे हैं, जो भागीरथी प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे तमाम जितने भी विरोध हैं, जितने विरोधाभास हैं, जितने भारत विरोधी ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनके काम के आगे वो स्वतः ही बौने हो जा रहे हैं और भारत अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लगातार वेद शर्मा जी को सुन रहे थे। बेहद आसान शब्दों में इन्होंने G20 की महत्वता भारत के लिए समझाई और साथ के साथ बताया कि वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा विश्व में भारत देता है वो सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि मौका पड़ने पर उसको सच करके भी दिखाता है। जो कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अफ्रीकी यूनियन को वहाँ पर सीट दी और साथ में उनको गले लगाया, ये एक बड़ी तस्वीर थी जिससे एक साबित होता है कि वसुधैव कुटुंबकम का नारा जो है भारत सरकार और भारत के मन में ही नहीं है, बल्कि उसे करने के लिए भी जो है अग्रसर है। आप देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद। जय हिंद।